फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो देखिए, जब भी हमने ऊर्जा पढ़ी है चैप्टर में, तब हमने देखा था कि एनर्जी जो होती है यानी कि ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ ऑप्शन होगा हमारा, सही आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, एनर्जी या ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी एंड टॉर्क रिस्पेक्टिवली आर, यानी कि ऊर्जा और बल आघूर्ण के विमीय सूत्र क्या हैं। तो यानी कि पहला जो हमें दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, यानी कि पहला जो ऑप्शन में दिया गया है हमें वो है ऊर्जा के लिए, और दूसरा जो दिया गया है वो है बल आघूर्ण के लिए। यानी कि पहली विमा, हर ऑप्शन में जो पहली विमा दी गई है वो ऊर्जा की विमा है, और जो दूसरी विमा है वो बल आघूर्ण या टॉर्क की विमा के लिए ऑप्शन है। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए, अगर इसको एक्सप्लेनेशन आपको देखना है तो ये जब मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू का लेक्चर लिया था उसमें मैंने सेम क्वेश्चन करवाया है। एनर्जी और टॉर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है यानी कि विमीय सूत्र होता है वो होता है m1l2t-2। दोनों का ही विमीय सूत्र m1l2t-2 होता है। और ऑप्शन जो ए हमें दिया गया है उसके अंदर देखिए, दोनों के लिए विमीय जो सूत्र है वो m1l2t-2 दिए हुए हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा m1l2t-2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्पेरोमीटर हैज 250 इक्वल डिविजन्स मार्क्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ इट्स डिस्क and one full rotation of the disc advances on the main scale by 0.0625 centimeter. The least count of the system is, यानी हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक स्पेरोमीटर है और उसकी जो डिस्क है उसकी परिधि पर 250 इक्वल डिवीजन यानी कि 250 बराबर भाग बने हुए हैं। एक पूरे रोटेशन में जो डिस्क है वो मेन स्केल पर 0.0625 सेंटीमीटर की रीडिंग देती है, और आपसे पूछा है कि इस सिस्टम का लीस्ट काउंट क्या होगा। तो देखिए, जब हमने लीस्ट काउंट पढ़ा था तब भी देखा था, और प्रैक्टिकल में जब हमने स्पेरोमीटर पढ़ा था तब भी हमने उसका लीस्ट काउंट निकालना देखा था। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच बटे जितने उसके वृत्ताकार भाग में डिविजन्स हैं। और पिच क्या होती है? एक पूरा रोटेशन करने में जो डिस्क है वो मेन स्केल पर जो रीडिंग देती है वो उसकी पिच कहलाती है। तो हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, एक पूरे रोटेशन में जो डिस्क है उसमें कितना मूवमेंट हो रहा है, 0.0625 सेंटीमीटर का, यानी कि इस स्फेरोमीटर की जो पिच है वो कितनी है, 0.0625 सेंटीमीटर। और जो उसकी वृत्ताकार डिस्क है उस पर कुल भाग कितने हैं, 250। इसलिए स्फेरोमीटर का जो अगर आपको लीस्ट काउंट निकालने के लिए कहा गया है वो क्या होगा, पिच बटे नंबर ऑफ डिविजन्स। पिच है हमारी 0.0625 और अपॉन 250 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। यानी ये जो स्फेरोमीटर है जिसकी जो डिस्क है उसमें 250 इक्वल डिवीजन है, और उसकी जो पिच है यानी एक पूरे रोटेशन में जो डिस्क है वो मेन स्केल पर 0.0625 सेंटीमीटर मूव कर जाती है। इसका लीस्ट काउंट हमें मिलेगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2 स्टैंड्स फॉर द यूनिट ऑफ, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2 जो है वो किसका मात्रक होगा। तो देखिए, सबसे पहले
ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड, यानी कि ये जो दिया गया मात्रक है ये सीजीएस पद्धति में है। दूसरी चीज, ये जो मात्रक हमें दिया गया है इसे अगर दो भागों में तोड़ के देखें तो एक इसके अंदर हमें मिलेगा पार्ट ग्राम और दूसरा क्या होगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि ये मात्रक क्या हुआ, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ग्राम जो है वो किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का, यानी कि m का मास। और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हम जानते हैं त्वरण का मात्रक होता है, यानी कि एक्सेलरेशन। यानी कि ये जो टर्म हमें दी गई है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे हम बोल सकते हैं कि ये m इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण का मात्रक है। इतना हम कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम और उसको त्वरण से गुणा करें तो त्वरण का मात्रक है सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक टोटल कितना हो जाएगा हमारा, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि जो दिया गया मात्रक है ये m इंटू ए का मात्रक है। साथ ही हम ये जानते हैं कि जो बल F होता है वो होता है m इंटू ए, या उल्टे शब्दों में कहूँ, रिवर्स दूसरे शब्दों में कहूँ, m इंटू ए का जो मान है वो बल के बराबर होता है। इसलिए ये जो दिया गया मात्रक है ये बल का मात्रक कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर। जो भी नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो देखिए, जब हमने सार्थक अंक वाला लेक्चर देखा था उसमें हमने देखा था कि पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो आते हैं तो उनकी वैल्यू नहीं होती, यानी कि कहने वैल्यू नहीं होती बोलना तो गलत रहेगा, ये कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद जो जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते। लेकिन पॉइंट के बाद में जो अशून्य अंक आता है वो सार्थक अंक होगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद में जो अशून्य अंक है वो कितना है, 4, यानी कि 4 जो है वो एक सार्थक अंक है। तो यानी कि इस पूरी फिगर में, इस पूरी डिजिट में हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर मिला 4। दूसरा हमने देखा था रूल में कि पॉइंट के बाद जो पहला अशून्य अंक आ जाता है, जो कि हमारे पास यहाँ पर 4 है, जो पहला अशून्य अंक आ जाता है उसके बाद आने वाले जो जीरो होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। इसका मतलब पहला अशून्य अंक हमारा कौन सा है, 4, और उसके बाद एक जीरो है, यानी कि इस 4 के बाद आने वाला जो जीरो है वो भी सार्थक अंक में काउंट होगा। इसलिए एक ये जो डिजिट हमें दी गई है इसके अंदर दो सार्थक अंक हैं, एक तो 4 और दूसरा उस 4 के बाद आने वाला जीरो, यानी कुल मिला के सार्थक अंक हो गए 2। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 600 मीटर इज, यानी कि 600 मीटर में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, हमने जब सार्थक अंकों के नियम देखे थे उसमें ये भी देखा था कि अगर कोई राशि मापन से प्राप्त की गई है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 600 मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये लंबाई का मान है जो हमने नापा है। तो अगर किसी संख्या में कोई संख्या है वो मापन से प्राप्त की गई है तो उसके अंदर जो जितने भी जीरो होते हैं वो भी सार्थक अंक माने जाते हैं। यहाँ पर जीरो कितने हैं, 2, तो ये दोनों जीरो जो है ये सार्थक अंक होंगे और 6 भी सार्थक अंक में काउंट होगा। इसलिए कुल मिला के इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3। वहीं अगर ये डिजिट सिर्फ 600 होती, यानी कि मीटर नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर पॉइंट नहीं है। पॉइंट नहीं है तो मतलब दशमलव रहित संख्या है, उसके अंदर जो जीरो आ रहे हैं उनकी वैल्यू नहीं होती। उस केस में इसके अंदर सार्थक अंक होते केवल 1। लेकिन क्योंकि यहाँ आगे मीटर लिखा हुआ है इसका मतलब ये राशि हमने मापन से प्राप्त की है और मापन से प्राप्त राशियों में जो दशमलव रहित राशियां हैं उनमें जो जीरो आते हैं वो भी सार्थक अंकों में काउंट होते हैं।
तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, यानी कि प्लांक नियतांक की विमा कितनी होती है। सॉरी, प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है, और हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा जो प्लांक कांस्टेंट है उसका मात्रक जूल सेकंड होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आर, यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो है उसकी विमाएं क्या होती हैं। तो देखिए, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ऊर्जा की विमा देखी थी। ऊर्जा की विमा हमें मिली थी m1l2t-2। अब हम ये भी जानते हैं कि ऊर्जा के किसी भी प्रकार की विमा, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, यांत्रिक ऊर्जा हो या फिर रासायनिक ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, उनकी जो विमा है वो ऊर्जा की विमा के बराबर ही होगी। या दूसरे शब्दों में कहा जाए, ऊर्जा का कोई भी रूप हो, सबकी विमा समान होती है। इसलिए अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा की विमा याद नहीं भी है, तो भी इस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी कि स्थितिज ऊर्जा भी ऊर्जा का ही एक प्रकार है, यानी उसकी विमा जो है वो ऊर्जा के बराबर ही होगी, इसलिए इसकी विमा हमें मिलती है m1l2t-2। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, यानी कि निम्न में से कौन सी राशियां हैं जो कि विमाहीन राशियां हैं। विमाहीन राशि का मतलब उनकी कोई विमा नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वीय नियतांक, प्लैंक्स कांस्टेंट यानी कि प्लांक नियतांक, पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की क्षमता, और नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो गुरुत्वीय नियतांक होता है उसका भी कोई मात्रक होता है और विमा होती है। इसी प्रकार से प्लांक नियतांक का मात्रक तो हमने इसी टेस्ट में देखा है अभी। तो प्लांक नियतांक का भी एक मात्रक होता है और उसकी कुछ विमा होती है। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी पावर का भी मात्रक और विमा होती है, यानी कि ये जो तीनों राशियां हैं इन तीनों राशियों की कोई ना कोई डायमेंशन होती है, यानी कोई ना कोई विमा होती है, यानी कि विमाहीन राशि इनमें से कोई भी नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक की विमाएं क्या होती है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक को कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है और उसकी विमा m-1l3t-2 होती है। कैसे आई ये चीज आपने जब विमाएं निकालनी सीखी थी उस समय देखा था। कहाँ से निकालनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। गुरुत्वीय बल F होता है, उसका मान होता है G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर m1 और m2 जो है वो दो द्रव्यमान है और r है उन दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ से आप G का मान निकाल सकते हैं F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब बल की विमा रख दीजिए, आर स्क्वायर की विमा रख दीजिए, m1 और m2 की विमा रख दीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको विमा मिलेगी m-1l3t-2, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से हमने इस चैप्टर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन देखे हैं। इन 10 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको लेक्चर के बाद प्रैक्टिस करने में भी आसानी रहेगी और आपको याद भी रहेगा कि
कुछ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ क्वेश्चंस और इस तरीके से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।